स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। आज का टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे पास ढेर सारे सेल रखे हुए हैं, तो निश्चित रूप से सेल से रिलेटेड ही कोई टॉपिक होगा। और हमारे इंटरमीडिएट कोर्स में सेल का जो टॉपिक है वो है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को चालू करने से पहले आपसे बेटा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं और आपके एप्रिसिएशन के बिना कोई भी काम अधूरा है। हमारी मेहनत और आपके सहयोग से ही काम पूरा किया जा सकता है। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आप देख रहे हैं कि सेल यानी वैद्युत रसायन से रिलेटेड यहाँ पर आज बात होने वाली है। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम किसी टॉपिक की बात करते हैं, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम इसके इंट्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ते हैं कि वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो वैद्युत रसायन शब्द या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वैद्युत और रसायन। यानी यहाँ पर इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हम ऐसी प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं जहाँ पर वैद्युत और रसायन दोनों चीज़ों को मिलाकर उसका प्रोसेस किया गया है, उसकी डिफिनीशन को निकाला गया है या उनके प्रोसेसेस को हमने स्टडी में लाए हैं, हम उसकी प्रोसेसेस को पढ़े हैं। तो वैद्युत यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और रसायन यानी केमिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा यानी वो प्रक्रिया या वो चैप्टर रसायन विज्ञान की या भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, उसमें भाग लेने वाले प्रक्रियाएं, उनको प्रभावित करने वाले कारक आदि का अध्ययन करते हैं। ऐसे टॉपिक को या ऐसी ब्रांच को रसायन विज्ञान की वैद्युत रसायन कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास बैटरी है। बैटरी के पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सोर्स है, उससे एनर्जी लेकर वो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में और उसको एनर्जी को स्टोर करके रखती है। और जब हमको ज़रूरत होती है तो वही केमिकल एनर्जी हमें वाया इन्वर्टर यानी कन्वर्टर के थ्रू हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिल जाती है। तो यहाँ पर जो बैटरी है वो एक तरीके से इस डिफिनीशन को फॉलो कर रही है कि जो वैद्युत ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, उसमें भाग लेने वाली युक्तियाँ यानी सिस्टम यानी सेल्स के बारे में, और उसे प्रभावित करने वाले कारक ताप, दाब, सांद्रता, ये बेसिक फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोसेस को प्रभावित करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, वैद्युत रसायन कहलाता है। अब देख रहे हैं कि आपको मैंने बताया कि ये घरेलू इन्वर्टर बैटरी है। उससे पहले अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वैद्युत अपघट्ट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर यानी ध्रुवीय विलायक में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। दे आर डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ वैद्युत अपघट्ट पदार्थ कहलाते हैं। अब वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की वियोजन की मात्रा या वियोजन की क्षमता के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसके बारे में आर्हेनियस ने 1887 में अपना वैद्युत वियोजन सिद्धांत दिया था। इस वैद्युत वियोजन सिद्धांत में वैद्युत अपघट्यों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उसमें यह बताया गया सबसे पहले कि जो वैद्युत आवेश का समूह होता है अलग अलग, जैसे Na उसके ऊपर प्लस लगा हुआ है, या Cl है उसके ऊपर माइनस लगे हुए हैं, या कार्बोनेट है CO3 उसके ऊपर 2 माइनस लगे हुए हैं। तो ये जो समूह होता है जिस पर आवेश लगा होता है, इस समूह को आयन कहा जाता है। किसी भी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की बात की जाए
तो उसके विलयन में धन आयनों की संख्या और ऋण आयनों की संख्या आपस में समान होती है। इसलिए उस विलयन पर उपस्थित कुल आवेश सदैव न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं रखता। और जो आयनन की प्रक्रिया होती है, जो डिसोसिएशन ऑफ आयंस होते हैं, यानी पॉजिटिव निगेटिव का फॉर्मेशन होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। जैसे ही हम उस मीडियम को हटा देते हैं, आयन फिर से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और उन पर कोई आवेश नहीं रहता। जैसे NaCl है, BaCl2 है, CuSO4 है, कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, केवल इतने ही नहीं। तो हम आगे देखते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, आप देख रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास कॉपर सल्फेट भी है, फेरस सल्फेट भी है। तो अलग अलग हमारे पास, हमने अलग अलग तरीके के ले लिए हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ, और इनका जब हम डिसोसिएशन कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि NaCl को अगर हम पानी में घोलेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? बिल्कुल सही, Na+ और Cl-। इसी तरह अगर हम कॉपर सल्फेट को घोलेंगे तो बन जाएगा Cu2+ और SO4 2-। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो फेरस सल्फेट को अगर हम घोलते हैं तो वो बन जाता है Fe2+ और प्लस SO4 2-। तो आप सोडियम क्लोराइड को घर में देखते ही हैं कि खाने वाला नमक सफेद रंगहीन क्रिस्टल पदार्थ होता है। इसी तरह जो कॉपर सल्फेट होता है वो नीले रंग का पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें पानी मिला होता है। अगर ये हाइड्रस रूप में है, यानी इसमें 5H2O मिले हैं, तो ये नीले रंग का आपको क्रिस्टल दिखेंगे। लेकिन अगर ये एनहाइड्रस है, यानी इसमें 5H2O नहीं है, तो ये आपको सफेद क्रिस्टल के रूप में मिलेगा, रंगहीन क्रिस्टल के रूप में मिलेगा। कॉपर सल्फेट को कामनली नीला थोथा या तूतिया भी कहते हैं। इसी तरह फेरस सल्फेट अगर हाइड्रस फॉर्म में है तो वो आपको ग्रीन कलर में मिलेगा, इसीलिए इसको हरा कसीस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक सेल डिवाइस बनी हुई है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, यानी यहाँ विद द हेल्प ऑफ केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए बारे में लिखा है। लेकिन यहाँ पर एक डिवाइस बनी है सेल। तो आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि सेल क्या है। तो सेल के बारे में चर्चा करते हैं कि ऐसी युक्तियां या ऐसी डिवाइस जिनकी सहायता से वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्टित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसी युक्तियां सेल कहलाती हैं। बड़ी सरल परिभाषा है कि ऐसी युक्तियां, ऐसे निकाय जिनकी सहायता से हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे परिवर्तन वाली युक्तियां सेल कहलाती हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं बेटा। कौन कौन से सेल? वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी अगर हम बात करें तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर ये जो निकाय है इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट काहे में हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। और इसमें क्या होता है दूसरी वाली में कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये याद रखने वाली है कि ई सी में कन्वर्ट हो जाता है और सी ई में कन्वर्ट हो जाता है। कब? वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और वैद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ये याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर क्या है, इसको किस तरीके से हम जस्टिफाइड कर सकते हैं। तो इसको बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में अभी हमने पढ़ रखा है। एक छोटी सी बात हमने पढ़ी कि इसमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो सबसे पहला अंतर तो यही है कि विद्युत प्रवाह से रासायन में परिवर्तन आता है, यानी वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में तब ही बदलेगी जब रासायन में परिवर्तन आएगा। दूसरा,
आयन दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं, यानी धन आयन और ऋण आयन दोनों इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों जगह पर मुक्त होते रहते हैं। इसी तरीके से दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कक्षक में रखे जाते हैं, एक ही चैम्बर में दोनों इलेक्ट्रोडों को, एनोड और कैथोड को एक ही चैम्बर में रखा जाता है। जबकि अगर हम रासायनिक निकाय की बात करें, यानी वैद्युत रासायनिक सेलों की बात करें, तो इसमें रासायनों के परिवर्तन से वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी वैद्युत ऊर्जा प्रवाह से रासायनों में जब परिवर्तन आता है, ये याद रखने वाली बात है कि वैद्युत ऊर्जा के प्रवाह से जब रासायन में परिवर्तन आता है तो वो सेल होता है वैद्युत अपघटनी, और जब रासायनों में परिवर्तन के कारण वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो होता है वैद्युत रासायनिक सेल। अब बात करते हैं कि आयन दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं, ये वैद्युत अपघटनी सेल कहता है। जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में केवल कैथोड पर ही आयन मुक्त होते हैं, एनोड पर आयन मुक्त नहीं होते। और इनमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोडों को अलग अलग कक्षकों में रखा जाता है, यानी एनोड का अलग चैम्बर होता है, कैथोड का अलग चैम्बर होता है। तो अगर हम चित्र से लेकर बात करें, अगर हम चित्र से समझें, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास सामने पहले वैद्युत अपघटनी सेल है। इसमें देख रहे हैं कि ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि ये आयन, ये देखिए ये आयन दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हो रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों पर ये आयन मुक्त हो रहे हैं। और दोनों इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड, ये एनोड है, यहां देखिए लिखा है एनोड, और ये कैथोड, दोनों एक ही चैम्बर में है, कक्ष में है। जबकि यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर बीच में दरार बनी हुई है, यानी दोनों अलग अलग कक्ष में है, एनोड और कैथोड दोनों अलग अलग कक्षों में बने हुए हैं। यह है वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, और यहां पर है ये वैद्युत अपघटनी सेल। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों वैद्युत अपघटनी सेल में क्या देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कक्ष में रखे हैं और दोनों में इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। जबकि वैद्युत रासायनिक सेल दोनों अलग अलग कक्षकों में रखे हैं और केवल कैथोड पर आयन मुक्त हो रहे हैं, एनोड पर आयन मुक्त नहीं हो रहे हैं। इसके कारण ये देखिए यहां से ये आयन जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि यहां पर जो चित्रित उदाहरण है वो एकदम स्पष्ट कर रहा है कि ये वैद्युत ऊर्जा, यहां आप देखिए सेल लगा है, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, और यहां ये जो रासायनिक ऊर्जा है इस बल्ब के रूप में वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, यहां दिखाया जा रहा है। तो वैद्युत अपघटनी सेलों में वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, कब? जब वैद्युत प्रवाह से रासायनों में परिवर्तन आता है। जबकि वैद्युत रासायनिक सेलों में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, कब? जब रासायनों में परिवर्तन आता है। वैद्युत अपघटनी सेलों में जो आयन है वो दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हो सकते हैं, जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में केवल इलेक्ट्रॉन कैथोड पर ही मुक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम फिर से एक देखते हैं कि इनके जो इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड और कैथोड, इनको एक ही चैम्बर में रखा जाता है वैद्युत अपघटनी सेल्स के लिए, जबकि वैद्युत रासायनिक सेलों के लिए इनको अलग अलग चैम्बरों में रखा जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है, ये अंतर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको डिटेल में बताया है, पेपर में आता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अभ्यास प्रश्न की बात की जा रही है। अभ्यास प्रश्न के थोड़ा से लेते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के सेल में आयन केवल कैथोड पर एकत्र होते हैं। कोई मुझे बता सकता है? आपके पास 2 सेकंड है, सोचिए जी। तो इसका उत्तर है बेटा वैद्युत रासायनिक सेल। बहुत सही, जिन्होंने वैद्युत रासायनिक सेल बताया उनका उत्तर बहुत सही है, वो ध्यान से इस चैप्टर देख रहे हैं और क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न है जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि किस प्रकार के सेल में केवल कैथोड पर आयन जो है एकत्र होते हैं वैद्युत रासायनिक सेल में। दूसरा है, आगे बढ़ते हैं कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला सेल कौन सा है? ऐसा सेल बताइए जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जी बिल्कुल सही जवाब,
वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला सेल वैद्युत अपघटनी सेल है। इस सेल में वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि वैद्युत ऊर्जा के प्रवाह से रासायनों में परिवर्तन आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, चालकत्व। तो चालकत्व क्या है? किसी एक बिंदु से, किसी एक तार में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच वैद्युत का प्रवाह या धारा का बहना चालकत्व कहलाता है। यानी जब वैद्युत ऊर्जा एक निकाय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में बहती है तो ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। और प्रतिरोध क्या होता है? चालकत्व के मान में यानी धारा के प्रवाह में लगने वाला विपरीत बल जो प्रवाह को रोकता है, धारा के प्रवाह को बहने से रोकता है, उसका विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो चालकत्व को प्रदर्शित किया जाता है जी से, और जी बराबर होता है रो 1/r। आर यहां पर प्रतिरोध है, आर जो है यहां पर प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध क्या है? देखिए लिखा है कि किसी तार के दो बिंदुओं के मध्य या दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी के समानुपाती और तार तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अर्थात अगर हम तार जितना लंबा लेते चले जाएंगे, जितना लंबा तार हमारे पास होगा, ये अलग अलग यहां पर हमने एक कॉइल फॉर्मेशन ले लिया है, कॉइलिंग फॉर्मेशन ले लिया है, तो जिसमें जितना लंबा तार होगा, जितनी लंबी कॉइल होगी, उसका प्रतिरोध मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि उतनी ही अधिक दूरी चलनी पड़ेगी। यानी प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, जबकि उस तार के या उस इलेक्ट्रोड के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तार की लंबाई या इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाएगा, यानी धारा का मान घटता चला जाएगा। जबकि अगर हम इलेक्ट्रोड की मोटाई को बढ़ा दें या तार की मोटाई को बढ़ा दें तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा, यानी धारा के प्रवाह के मान में वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि कौन से ऐसे कारक हैं जो चालकत्व को प्रभावित करते हैं। वैद्युत अपघट्ट के विलयन में चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो सबसे पहला कारक आता है ताप। तो ताप क्या होता है कि ताप अगर बढ़ाया जाता है तो चालकता के मान में यानी वैद्युत धारा के मान में उसके आयनों के चालन के मान में वृद्धि हो जाती है। और देखा यहां तक गया है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि की जाती है तो 2 से 3% चालकता में वृद्धि आ जाती है। यानी ये बहुत बड़ा अंतर है कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो उस पदार्थ की चालकता के मान में 2 से 3% तक की वृद्धि हो जाती है। इसी तरह श्यानता की बात करते हैं, गाढ़ेपन यानी विस्कोसिटी की बात करते हैं कि अगर वो विलयन विस्कस है यानी अधिक गाढ़ा है तो चालकत्व का मान घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि गाढ़ेपन में चालन कणों का या आयनों का एक स्थान से दूसरे स्थान, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में हो पाना कठिन होता है। तो जैसे जैसे गाढ़ापन बढ़ता जाता है चालन घटता जाता है, और चालन घटने से वैद्युत की चालकता के मान में कमी आती जाती है। इसी कारण तनु विलयन अधिक चालक होते हैं जबकि सांद्र विलयनों में चालकता कम प्रदर्शित होती है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास अभ्यास प्रश्न है और कई सारे अभ्यास प्रश्न हमारे सामने लिखे हैं। जैसे सेल क्या है? तो सेल वह युक्ति है जिसकी सहायता से हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऐसी डिवाइस या ऐसी युक्तियां सेल कहलाती हैं। दूसरा है कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट किस प्रकार के चालक होते हैं? तो ये विलयन में पूर्णतया घुल जाते हैं, इसलिए अच्छे चालक होते हैं। और ताप का चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर आप मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे कि चालकता का किसी भी विलयन पर ताप बढ़ाने पर उस विलयन की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैद्युत अपघट्ट के विलयन क्या अगर हम ताप बढ़ाएं तो कितनी चालकता बढ़ती है। मान लिया कि हम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हैं तो औसत कितने प्रतिशत की चालकता में वृद्धि हो सकती है, कितने % वृद्धि हो सकती है, इसके बारे में आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। और
जल्दी से सारे वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते रहें। अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे और आप लोगों को मैं रोज़ नए नए टॉपिक्स भेजता रहूं। इसका जो और प्रोसेस है, इसके जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कोलोराउस का नियम है, अर्ध सेल है, इलेक्ट्रोड विभव है, इसमें पूछे जाने वाली और भी टॉपिक है, जैसे नष्ट समीकरण है, नष्ट सिद्धांत है, निर्देश इलेक्ट्रोड है और वैद्युत रासायनिक सेल है। इन टॉपिक्स के बारे में जल्द ही हम आपको नए नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं, तो पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। और बहुत जल्द हम आपको प्रैक्टिकल संबंधित विषयों पर भी वीडियो बनाकर देने वाले हैं, जिसमें आप सभी जो मूलक हैं, गुणात्मक विश्लेषण जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक में, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, तो सारे प्रैक्टिकल्स के बारे में आपको वीडियो और लाइव डिस्कशन मिलेगा, जिसमें आसानी से आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को कर पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए और इसका फ़ायदा लीजिए। थैंक यू सो मच।